वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्राम में कुछ सियासी मामलात की। और बानी पीटीआई इमरान खान की बहन अलीमा खान मुतहरिक हो चुकी हैं और खैबर पख्तूनख्वा में वो गईं, उन्होंने सियासी मामलात का जायज़ा लिया, पूछा, पार्टी मेंबरान से कुछ बात भी की और साथ ही साथ उन्होंने ऐलान किया कि बानी पीटीआई की रिहाई से मुतल्लिक जो एहतजाज या मुहिम है अब वो ख़ुद इसको लीड करेंगे और इस मामले में एक्टिव हो गई हैं वो। ये भी उन्होंने वाज़ेह किया कि उस तरह से पीटीआई की सियासी मामलात या सियासत में वो मुतहरिक नहीं, लेकिन ये जो खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक एहतजाज है इसको भरपूर तरीके से इसमें किरदार अदा करेंगी। अब इससे मुतल्लिक क्या ये जो उनका किरदार है इम्पैक्ट डालेगा, ज़रा बात करते हैं। क्या ये पार्टी को फ़ायदा देगा या नुकसान देगा? क्योंकि हमने कुछ ही रोज़ पहले देखा और सुना जब वो जलसा मनसूख होने के ऊपर ग्रीवियंसेस जाहिर कर रही थी और बड़ा खुल के उन्होंने पार्टी क़यादत के ऊपर अदम इत्मीनान कहें इसको या अपने शिकवे शिकायत का इजहार किया। इसके ऊपर भी तज्ज़ियाकारों की राय बटी हुई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब जब मुतहरिक हो गई हैं अलीमा खान साहिबा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये मुस्बत इम्पैक्ट होगा या नेगेटिव? इसके लिए सवाल कुछ यूँ कि तहरीक इंसाफ के लिए अलीमा खान का सियासी तौर पर मुतहरिक होना फ़ायदेमंद या नुकसानदेह? हम इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, रीमा उमर साहिबा, फ़खर दुरानी साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आपकी राय सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, क्या समझते हैं अलीमा खान बड़े सवालात उठा रही थी गुज़श्ता हफ्ते, बड़ा खुल कर उन्होंने इस बात का इजहार किया और अपनी नागवारी का बल्कि और अपनी परेशानी का इजहार किया, पार्टी किस तरह से पॉलिसी लेकर चल रही है खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक। अब उनका मामलात को हाथ में अपने खुद ले लेना किस तरह से लिया जाएगा इसको? क्या ये अच्छी बात है या पार्टी के अंदर मज़ीद इख्तलाफात बढ़ाएगा? अलीना, जो इमरान खान की सियासत है उसमें दो लोगों का बड़ा अहम किरदार है इमरान खान की सियासत में। एक अलीमा खान और दूसरी बुशरा बीबी। गो कि ये दोनों फ्रंट पे कभी भी नहीं आती सियासी हवाले से और ना कभी इस तरह का, बल्कि हमेशा दावा भी यही करती हैं कि वो बिल्कुल गैर सियासी हैं। लेकिन अभी भी देख लें या माजी में देख लें तो ये सियासत एक्टिवली करती रही हैं, बिहाइंड द सीन भी जाके करती रही हैं। जहाँ तक बात है कि अलीमा खान अब क्यों एक्टिव हुई हैं, क्योंकि उसकी वजह यही है इमरान खान जेल में है, बुशरा बीबी भी जेल में है, तो उसकी वजह से ये अलीमा खान की भी कोशिश है कि पार्टी को टेक ओवर इमरान खान के बाद ये करें। बुशरा बीबी की अपने तौर पे एक कोशिश है हमेशा से कि वो पार्टी को टेक ओवर करेंगी। इनके आपस में जो इन फाइट्स हैं वो अक्सर औकात मीडिया के ऊपर इस तरह रिपोर्ट भी हुई हैं। तो अब ये जो मौजूदा एक अलीमा खान की एफर्ट है, एक तो जेन्युइन एक बहन के तौर पर भी कि इमरान खान को किसी ना किसी सूरत में एक तहरीक चला के या जिस तरह भी सियासी तौर पर मुतहरिक करके पार्टी को उनको जेल से बाहर निकाला जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये जो अभी पार्टी के अंदर वो जिस तरह उन्होंने पहले शेर अफजल मरवत को साइडलाइन किया, जो बाकी दीगर पीटीआई के ओहदेदारान और रहनुमा हैं उनको भी साइडलाइन करती जा रही हैं या ज़ीरो करती जा रही हैं, तो उससे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पीटीआई की ओवरऑल जो सियासत है उसके ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली ये सबको इल्म है कि पीटीआई सिर्फ इमरान खान का नाम है। इमरान खान कल बाहर आ जाएँ तो ये सारे बाकी जितने भी किरदार और कैरेक्टर्स हैं वो साइडलाइन हो जाएंगे, चाहे वो अलीमा खान हो या बाकी हों। तो अभी मेरा ख्याल है कि ये जितना भी मुतहरिक हैं ऑब्वियसली इससे इमरान खान का जो कॉज है उनके बाहर निकलने के हवाले से उसको तो फ़ायदा होगा और सियासी तौर पे मैं नहीं समझता कि कोई इससे नुकसान होगा, क्योंकि ये पीटीआई का जो वर्कर है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को मानता है और उसके अलावा बाकी उनके नज़दीक भी जो फॉलोअर्स हैं, वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके लिए भी कोई दूसरे किसी रहनुमा की वो कोई अहमियत नहीं है। मज़हर अब्बास साहब, आप इत्तेफाक करते हैं? ठीक है। नहीं, मेरा ख्याल में जो इस वक्त अलीमा ख़ान की जो एक्टिविटी में देखता हूँ तो मुझे कुलसूम नवाज़ साहिबा याद आ जाती हैं। कुलसूम नवाज़ साहिबा भी बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की कोई रुकन नहीं थी, ना वो उनको मुस्लिम लीग नून की सियासत में एक्टिव थी। लेकिन जब मुस्लिम लीग नून ने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं की, जब नवाज़ शरीफ साहब गिरफ़्तार हुए, बहुत से लोग इधर उधर हो गए, चौधरी इधर हो गए बहुत से, तो फिर वो ख़ुद निकल पड़ी उस सड़कों पे और उन्होंने पूरी एक मुहिम शुरू कर दी थी। और उसके बाद जब नवाज़ शरीफ साहब फैमिली के साथ चले गए तो वो बिल्कुल इनएक्टिव हो गई। कुलसूम नवाज़ साहिबा ने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं की। अलीमा खान साहिबा से हो ये रहा है कि वो पार्टी लीडरशिप के ख़िलाफ़ बयानात दे रही हैं, वो पार्टी लीडरशिप को अक्यूज़ कर रही हैं
और जब आप अपनी ही पार्टी के लीडर्स को अक्यूज़ करें तो इसका मतलब ये है कि आप पार्टी को डैमेज कर रही हैं पॉलिटिकली। अब या तो वो फॉर्मली तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने और तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करें और जो भी किसी भी पोजीशन पर, और या ये कि वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे तनकीद ना करें। बाकी वो अपने भाई की रिहाई के लिए जो कुछ भी करें वो बिल्कुल उनका राइट बनता है। लेकिन जब आप ये कहेंगी कि पार्टी के आदम स्वाति सुबह 7 बजे क्यों गए थे और बैरिस्टर गौहर क्या कर रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि आप उन पर अदम एतमाद और शक का इजहार कर रही है। डायरेक्टली कह दिया था उन्होंने कि वही मैं कह रहा हूँ, तो उससे तो जाहिर है लामोहला पार्टी को सियासी तौर पे तो नुकसान ही हो रहा है। अब वो अलग बात है कि क्योंकि हमारे यहाँ जो जिस तरह की पॉलिटिक्स होती है वो फ़र्द के गिर्द घूमती है, तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज पार्टी को नुकसान हो रहा है सियासी तौर पे। अच्छा। अब 8 सितंबर को जलसा है, 8 सितंबर को जलसे में अलीमा खान भी जाएंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह वो मुतहर्रिक हैं उस वक्त आप बताएं कि बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। अलीमा खान भी स्टेज पर अगर हों और बाकी पार्टी लीडरशिप भी जिन पर वो इल्ज़ामात लगा रही हैं वो भी स्टेज पर हों तो फिर क्या होगा। तो मेरे ख़्याल में उनको रिस्ट्रेन करना चाहिए इस लिहाज से कि जब वो डायरेक्टली अक्यूज़ करना शुरू, इसका मतलब है आप पॉलिटिक्स में इन हैं, आप पॉलिटिक्स कर रही हैं, तो फिर बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे पॉलिटिक्स करें और तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। अभी अपना रही है उससे नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, अभी तो नुकसान हो रहा है इसलिए कि आप इत्तेफाक करते हैं इस राय से? नहीं, मैं नहीं समझता कि इससे नुकसान हो रहा है, बल्कि उनकी लीडरशिप अगर वो संभाल ले तो इससे पीटीआई को फ़ायदा होगा। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान में एक तो मौरूसी पॉलिटिक्स चलती है। पीटीआई पहले तो इमरान खान साहब की है और जो अभी तक लोग वाबस्ता हैं उससे या एक्टिव हैं तो वो इमरान खान साहब के नाम पे एक्टिव हैं। इमरान खान पे ही उनका इत्तेफाक है। इमरान खान को बीच से हटा दे तो पीटीआई के अंदर दर्जनों ग्रुप है, हर दूसरे सेकंड रैंक और थर्ड रैंक के जितने भी लोग हैं उनके आपस में इख्तिलाफात हैं। लेकिन इमरान खान साहब की ज़ात पे वो शेर अब्दुल मरवत का भी इत्तेफाक है, उनकी ज़ात पे गौहर का भी इत्तेफाक है, उनकी ज़ात पे किसी और का भी इत्तेफाक है। अब जब इमरान खान साहब मैदान में नहीं हैं तो फिर पाकिस्तान में रवायत ये रही है कि लोग उससे ख़ानदानी तौर पर मंसूब किसी बंदे को लीडर मानते हैं। अब इमरान खान साहब के बच्चे तो इधर नहीं हैं, वो तो लंदन में गोल्डस्मिथ के घर पे हैं, तो उनकी बहनें इधर हैं और बहनों में पॉलिटिकल सूझबूझ भी अलीमा खान की ज़्यादा है। तो अलीमा खान की क़यादत पर भी पीटीआई मुत्तफ़िक़ हो सकती है और उनका ये शक भी दुरुस्त है कि पीटीआई के मौजूदा जो क़यादत है उनमें बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो इमरान खान साहब को निकालने में संजीदा नहीं है और बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो दरपर्दा इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं। तो इस अलीमा खान पे इस तरह का कोई शक भी नहीं किया जाएगा। लेकिन एक साफ़ी साहब, मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि या तो वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आएँ और लीडरशिप संभाल लें। जी। लेकिन अगर वो पॉलिटिक्स में भी नहीं आती और पार्टी लीडरशिप को अक्यूज़ करती है तो फिर तो पार्टी को नुकसान हो रहा है ना। नहीं, आपकी बात ठीक है कि पीटीआई को मुतहर्रिक करने के लिए और पीटीआई को एक रखने के लिए ज़रूरी है कि अलीमा खान खुद मैदान में आए और पार्टी की क़यादत संभाल ले। और दूसरी सूरत में फिर आपकी बात दुरुस्त है कि अगर सियासत भी नहीं करती तो फिर तो सियासी तबसरे भी उनको नहीं करने चाहिए। यानी मौजूदा जिस तरह से वो चल रही हैं आप फिर अपना फ़ायदे वाला वापस लेते हैं और आप क्या समझते हैं कि नुकसान हो रहा है? नहीं, देखिए इस वक्त वो कोई लीडरशिप रोल में नहीं है ना, और पीटीआई की वो खुद कह रही है कि जी मैं सियासत में कोई पार्ट नहीं ले रही, सिर्फ बानी की रिहाई के लिए कर रहा हूँ। उनको बाकायदा पीटीआई ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन इससे पहले जो फखर ने बात की अनऑफिशियली, तो बुशरा बीबी ने भी पीटीआई को ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन उनकी इमरान खान से ज्यादा चलती थी। इसी तरह अलीमा खान ने अगर पीटीआई को ज्वाइन नहीं भी किया है, लेकिन इमरान खान की बहन होने के नाते उनकी बहुत चलती है पीटीआई में पहले से भी। लेकिन माजरत के साथ हम इस वक्त ये सवाल करें ना कि इससे पार्टी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। तो बुशरा बीबी जिस तरह से पार्टी को लेकर चल रही थी उससे तो मेरा ख्याल है अक्सरियत यही कहती थी नुकसान हुआ है।
वो अगर पीटीआई की क़यादत को संभालें, उन पे ये शक नहीं किया जा सकता कि वो इस्टेब्लिशमेंट से दरपर्दा पास कर लेगी, जिस तरह अभी मौजूदा लीडरशिप पे किया जाता है, मैं बाज़ अफराद पे किया जाता है। और दूसरा उनका भाई है, खूनी रिश्ता है, तो वो पूरे इखलास के साथ इमरान खान की रिहाई के लिए पूरा जोर लगाएगी। अच्छा रीमा, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? काफ़ी तेज़ बोलती हैं, एज इन काफ़ी तीखा बोलती हैं अलीमा खान साहिबा, क्या समझती हैं ये दुरुस्त बैठेगा इस माहौल के अंदर? खान साहब के लिए मुश्किलात तो नहीं मज़ीद खड़ी कर देगा कहीं? जी शुक्रिया लीना, मैंने ज़्यादा फॉलो नहीं किया अलीमा खान साहिबा क्या बात करती हैं और बाकी पार्टी की तरफ से क्या उस पर रिस्पॉन्स आता है, तो मेरा नहीं ख्याल मैं इस पे कोई जवाब दे सकती हूँ। जो पूरी डिस्कशन हुई आज शो में, सब बातों में मुझे वज़न लगता है, लेकिन मेरी कोई अपनी इंसाइट या कोई नॉलेज नहीं है इस पे ओपिनियन देने। अच्छा, अगर हिस्टोरिकली देखें और अकबर राय दे दे, एक पार्टी की क़यादत खातून के हाथ में आ जाएगी। नहीं, बस ये एक फ़नी बात है कि वो पार्टी जो मौरूसी सियासत और ख़ानदानी सियासत पे इतनी तनकीद करती है, अब ये दुरुस्त बात है कि बहुत से उनके सपोर्टर्स अब अपना ट्रस्ट अलीमा खान साहिबा पे ही प्लेस कर रहे हैं कि उनमें एटलीस्ट कोई इस्टेब्लिशमेंट का वो नैरेटिव लेके आगे नहीं चल रहे हैं या उनको ट्रस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये हमें दिखाता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की एक हकीकत कि इवेंचुअली यहाँ पे जिस तरह के इश्यूज़ हैं, ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा होता है कि उस पार्टी को भी जिसकी फाउंडेशन ही मौरूसी सियासत के खिलाफ है, आज उसके सपोर्टर्स कह रहे हैं कि हम अलीमा खान को ट्रस्ट करते हैं, पर इससे ज्यादा मेरे पास कोई इंसाइट नहीं। ठीक है, फेयर इनफ। सर फ़खर कुछ बोलना चाहते हैं? फ़खर। अलीना, एक तो मज़र साहब ने जो बात की कि इससे पार्टी को नुकसान होगा, मैं नहीं समझता कि इससे पार्टी को नुकसान होगा। मैं ये समझता हूँ कि इससे पार्टी को फ़ायदा होगा, क्योंकि जो पीटीआई का वर्कर है या सपोर्टर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ, मैंने पहले भी कहा कि वो इमरान खान को ही लीडर मानता है, उसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो उनकी सानवी हैसियत है। अलीमा खान इस टाइम जो नैरेटिव लेके जा रही हैं वो यही नैरेटिव है कि इमरान खान को जेल से निकालने के लिए कुछ नहीं हो रहा, जो जिस तरह के बाकी जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का वो इजहार कर रही हैं, इससे मैं ये समझता हूँ कि ये पार्टी स्ट्रेंथन होगी। बाकी जहाँ तक कि ये पार्टी के आपस में अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से, ये पहले भी पार्टी के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात, हर एक बंदा दूसरे बंदे के ऊपर ये शक करता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का शायद टाउट है या उसका बंदा है, तो ये पहले से ही पीटीआई के अंदर चल रहा है। ये तोड़ फोड़ है या इंतशार है या आपस में इख्तलाफात हैं, ये पहले ही चल रहे हैं। ये अलीमा खान के एक्टिव होने से मेरा अब भी ये मानना है कि ये इमरान खान का जो एक बयानिया है उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, और ये इमरान खान का जो एक कॉज है उनके सपोर्टर के लिए। देखिए, नुकसान किस चीज़ को कहते हैं? नुकसान कहते हैं कि पार्टी, आप पार्टी लीडरशिप को, जिनको इमरान खान ने ख़ुद नॉमिनेट किया है, उनको उनकी बहन अक्यूज़ कर रही हैं। इससे ज़्यादा पार्टी वर्कर्स में कन्फ्यूजन और क्या फैल सकता है कि इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को लगाया है, इमरान खान साहब ने उमर अयूब को लगाया है, इमरान खान साहब ने आदम सवाती को लगाया है, और इन तीनों पर ही अगर उनकी बहन इल्ज़ाम लगाएं तो उससे ज़्यादा पार्टी में कन्फ्यूजन और क्या फैलेगा, और वो नज़र आ रहा है। सर ये माजी में भी इसी तरह इमरान खान खुद बंदे अपॉइंट करते थे, फिर उन्हीं बंदों के ऊपर पीटीआई के अंदर से लोग इस तरह के एतराज़ात उठाते थे, फिर इमरान खान बुलाते थे सबको, उनका तस्फिया कराते थे। ये पीटीआई के अंदर पुरानी एक रिवायत और रविश है। फ़खर ये चीज़ मैं आपको बताऊं, फ़खर ये चीज़ें हर पार्टी में होती हैं, और उसका देखिए नुकसान आज हो रहा है ना, जब इमरान खान जेल में हैं, तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि आपको हर दूसरे मिनट में आपको जाके इमरान खान से मशवरा लेना पड़ता है। अगर पार्टी लीडरशिप को इमरान खान ज़्यादा मजबूत बनाते और स्ट्रॉन्ग करते तो आज हर किसी को जाके इमरान खान से राय नहीं लेनी होती। अच्छा, एक और बात भी तो है, जहां हम मसले मसाइल डिस्कस कर रहे हैं, पार्टी को इस वक्त ना दो महाज पर मसला है। एक तो हम कह रहे हैं डेफिनेटली बानी की रिहाई है, उसके लिए चैलेंजेस है, लेकिन दूसरी तरफ जिस वजह से वो सारा का सारा मसला बना हुआ है, यानी एस्टैब्लिशमेंट से जो उनकी लड़ाई है, उसको भी तो सॉल्व करना है। मैं आपको एक मिसाल दूं। सलीम साफी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? साफी साहब, इस माहौल में कहीं डील ब्रेकर तो नहीं हो जाएंगी अलीमा खान साहिबा? मैं ये कह रहा था, देखें राब्ते तो हैं जी, और कुछ मिले हुए हैं, इसलिए उसने जो बात की थी कि 7 बजे जेल के दरवाजे खुल जाते हैं और इमरान खान साहब को मुलाकात का मौका दिया जाता है। अगर राब्ते ना होते और कोई अंडरस्टैंडिंग ना होती तो फिर इस तरह के काम ना होते। दूसरा, हम भी जानते हैं
जो शक वो कर रही है कि बाज़ लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट का गेम कर रहे हैं। तो उनकी जो शक है उस शक में वज़न है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर वो खुद क़यादत संभालेगी तो ये फिर चलिए सर, वो तो एक सजेशन है ना आपकी, लेकिन इस वक्त जिस तरह का माहौल चल रहा है उसके अंदर दरअसल हम बात कर रहे थे। इस डिबेट को इसी चीज़ के ऊपर ख़त्म कर देते हैं और छोटी सी ब्रेक लेते हैं कि जी साफ़ी साहब और मज़हर अब्बास साहब ये समझते हैं कि नुकसानदेह होगा अलीमा खान साहिबा का एक्टिव होना, लेकिन फ़खर दुरानी साहब इससे अग्री नहीं करते। वो समझते हैं कि फ़ायदेमंद होगा किसी भी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए भी। एक छोटी सी ब्रेक, बड़ा अहम इशू हमने डिस्कस करना है। वेलकम बैक जी। एक अहम इशू की बात करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक्सटेंशन और नए चीफ जस्टिस की तैनाती से मुतल्लिक बहुत सी अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं। कल ये जिक्र असम्बली के फ्लोर पर भी हुआ और जब ये छिड़ा मामला और अफवाहें और कयास आराइयाँ हो ही रही थीं तो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से भी इस बारे में सवाल किया गया। क्या कहा उन्होंने, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। पहले आपके पास 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं है सेनेट में, कौमी असेंबली में भी नहीं है, फिर भी अफवाहें अपनी जगह मौजूद है कि आईनी तरमीम होने जा रही है और इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को आप तौसीह देना चाहते हैं। चीफ जस्टिस साहब से ऑफिशियली 1-2 दफ़ा जब उनसे मुलाकात हुई जुडिशल कमीशन की मीटिंग से पहले, तो उन्होंने ख़ुद कहा कि जो बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो जो टर्न्योर की तौसीह वाली बात है उसकी बातें हो रही हैं, तो वो बिल्कुल उनकी ख्वाहिश नहीं है और ना वो चाहते हैं। हुकूमत जब आई है बिल्कुल 2/3 की मेजॉरिटी थी उस वक्त हुकूमत के पास। अगर हमने ये चोरी छुपे करना होता तो हम उस वक्त ये कर सकते थे, अचानक लेके आते और उसको पास करा लेते। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये हुकूमत इत्तेहादी जमातों को हमेशा ऑन बोर्ड करके और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके कावानीन में तरमीम की कायल है। जो आइन के मुताबिक अक्टूबर में रिटायर हो जाना है और जो सीनियर मोस्ट जज हैं उन्होंने चीफ जस्टिस बन जाना है, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अक्टूबर में बन जाएंगे। ये इख्तियार आइन ने एक मैकेनिज़्म बना दिया है कि जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान रिटायर होंगे उनको सक्सीड करेंगे सीनियर प्यूनी जज। आज की सूरत हाल यही है कि अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो उनकी डेट ऑफ सुपर एनुएशन है उस पर जब वो रिटायर होंगे तो सीनियर मोस्ट जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो बन जाएंगे। जो आइनी पैकेज की हमने बात की थी, मुझे उसकी बाबत हुकूमत की भी ये हदायत थी कि आप ऑन बोर्ड रखेंगे चीफ जस्टिस साहब को। तो उस हवाले से जिक्र जब हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई है तो वो नहीं है इंटरेस्टेड। और मोर ओवर उन्होंने कहा कि ये जो आप जुडिशल कमीशन को बेहतर बनाना चाह रहे हैं या 209 में कोई बेहतरी लाना चाहते हैं या जो भी कोई और काम करना है तो आप प्यूनी जज से भी ज़रूर बात कीजिएगा। उसी दिन मेरी मीटिंग थी उनसे, मैं और अटर्नी जनरल थे, तो उनके भी गोश गुजार किया। उन्होंने कहा कि ये पार्लियामान का, उन्होंने बड़ी कैंडिडली कहा, उन्होंने कहा ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, तो ये पार्लियामेंट जो करेगी वो अगर कानून और आइन के दायरे में है और अगर वो कानूनी और आइनी तौर पे दुरुस्त है तो वो पार्लियामान ज़रूर करे, हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने बज़ाहिर किसी एतराज़ का इजहार नहीं था किया। आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू आपने सुनी है, जो आइनी पैकेज की बात कर रहे थे, इसके ऊपर भी अपनी तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे। लेकिन कल जब इजलास में इसकी बाज़गश्त हुई तो हुकूमत के ऊपर अपोजिशन ने बड़ी तनकीद भी की और कहा कि मामला कंट्रोवर्शियल बनाया गया है हुकूमत की तरफ से। अब जब इस तरह की सूरत हाल बन गई है तो ये मुतालबा किया गया कि फ़ौरी तौर पर नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि ये मामला सेटल हो सके। अगर इस तरह की कोई बात नहीं है और सिर्फ कयास आराइयाँ हैं तो मिसालें भी दी गई कि रिवायत मिलती है इससे पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का भी 2-3 महीने पहले नोटिफिकेशन हो गया था। तो इस बात के चलते हुए सवाल ये बनता है कि अपोजिशन ये जो तनकीद कर रही है, मुतालबा कर रही है, क्या इसमें कोई वज़न है? क्या ये मुतालबा तनकीद जायज़ है, दुरुस्त है? फ़खर, आपकी राय क्या है? अलीना, मेरा शुरू से ही मैं इन्फॉर्मेशन बेस से ये बता रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा शायद वो जो एक्सटेंशन है वो नहीं लेंगे। जो एक उन्होंने थ्रू आउट अपना एक करियर में लेगेसी बिल्ड की है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो आखिरी उसमें जाके वो इस तरह का कोई अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क उनके लेगेसी के ऊपर रेस हों। यही बात जो वज़ीर कानून ने पहले भी बारहा बता चुके हैं कि जुडिशल कमीशन की मीटिंग के दौरान उन्होंने एक्सटेंशन लेने के हवाले से पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था कि उनका कोई इस तरह का वो
नहीं है। इसी तरह का अटॉर्नी जनरल के ज़रिए भी उन्होंने एक दफ़ा हुकूमत को पैगाम भेजा कि वो एक्सटेंशन के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ये बारहा क्लैरिफिकेशन हो चुकी है, वज़ीर कानून की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से मैसेज गया। लेकिन ये कुछ मीडिया के कुछ अनासर हैं और उसके साथ PTI है, ये जो इस बात के ऊपर चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटिन्यूसली प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और उनके जितने भी फैसले होते हैं सिर्फ उसी एंगल से और उसी प्रिज्म से देखते हैं कि ये काजी फ़ायद ईसा साहब फैसले सिर्फ कर ही इसी वजह से रहे हैं कि ये इनको एक्सटेंशन चाहिए। ये वो मेरा ख्याल है कि वो प्रोपेगेंडा है जिसकी बुनियाद के ऊपर, अदरवाइज़ कोई इसमें रियलिटी नहीं है। ये जो वज़ीर कानून है उन्होंने मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा वाज़े और जो साफ अल्फाज हैं उससे ज़्यादा बेहतर वो नहीं बता सकते थे कि कोई इस तरह का, ना चीफ जस्टिस ने क्लियर वर्ड्स में ये बता दिया है कि वो नहीं ले रहे। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये फिर बहस क्यों बारहा ये मीडिया के ऊपर छेड़ी जाती है या इवन जो असम्बली के फ्लोर के ऊपर ये इस तरह के लोग अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्यों किया जा रहा है इस तरह। मज़हर अब्बास साहब, ये अपोजिशन का मुतालबा गलत है कि नोटिफाई फौरी तौर पर कर दिया जाए नए चीफ जस्टिस को किसी भी तनाज़े से बचने के लिए, या अगर इस तरह की सूरत हाल है उसमें तो नहीं, मेरा ख्याल है क्या ज़रूरत है जब अगर एक लॉ मिनिस्टर कैटेगोरिकली एक बात कर रहा है और रिवायत भी ये रही है। एक वाहिद चीज़ जो आज़ाद अदलिया के बाद हमें बहुत बेहतर मिली वो यही कि अब आप आज से 10 साल भी बात का भी बता सकते हैं कि कौन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, बल्कि बहुत से इंस्टीट्यूशन को इससे सीखना चाहिए। हाँ, जो प्रोसेस ऑफ जजेस है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बेहतर जजेस जाएंगे, बेहतर फैसले होंगे और जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस में अगर एक चीज़ आ गई है कि आपको अंदाज़ा है कि कौन अगला चीफ जस्टिस होगा, इसके बाद कौन चीफ जस्टिस बनेगा। मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन को गैर ज़रूरी तौर पे इस बयान के बाद, देखिए गवर्नमेंट्स की तरफ से या मीडिया की तरफ से बाज़ फिलर्स छोड़े जाते हैं। जैसे फिलर छोड़ा गया कि जी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है, वो सारी एक हम कई दिनों तक इस पर बहस करते रहे, आखिर में पता चला कुछ। सर, वो पंजाब की काबीना के मिनट्स ऑफ द मीटिंग थे जिसके अंदर ये बात हुई और बाकायदा मंजूरी दी इसके लिए। मंजूरी तो उसके बाद यही था ना, ये फिलर तो नहीं था। नहीं, फिलर तो बाद में आप देखें ना, बाद में क्या हुआ, आज़म नज़ीर तारड़ के बयान है जिसके ऊपर उन्होंने नहीं, तो बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। देखिए आपने एक चीज़, फिलर और कैसे छोड़ा जाता है, किसी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरफ से ही तो छोड़ा जाता है, वरना तो देखें ना आप उसका जो प्रोसेस है किसी पर पार्टी पर पाबंदी लगाने का, वो तो एक बड़ा लेंदी प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली वो सारी चीज़ गायब हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से हाँ जिस चीज़ का है आइनी तरमीम तो नहीं हो सकती, लेकिन कानून साजी हो सकती है। अब कानून साजी में आप क्या क्या कर सकते हैं, जजेस की तादाद बढ़ाने की बातें भी हो रही हैं। जो चीज़ बेहतर बनाने की है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जो सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन मार्क आता है वो ये कि उनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस सबसे कमज़ोर है। क्योंकि हमने नहीं देखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कभी भी कोई ऐसे साइब फैसले किए। फजूल में राय का पहाड़ बनाया गया कि फजूल में सारी तनकीद हो रही है। जुडिशल काउंसिल की जो आपने भी बातें की उसकी आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी कुछ उस तरफ इशारा किया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कानूनी तौर पर भी इसको समझेंगे और मजीद भी। साफ़ी साहब, रीमा की राय आफ्टर द ब्रेक। चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देना चाहती है हुकूमत, इससे मुतालिक बड़ी अफवाहें गर्म हैं और अपोजिशन ने मुतालबा कर दिया कि फौरी तौर पर नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि ये जो अफवाहें हैं, कयास आ रही हैं, अगर गलत है तो इनसे बचा जा सके। रीमा, क्या राय है आपकी, ये जो तनकीद की जा रही है या मुतालबा किया जा रहा है, कितना वजन है इसमें या गलत है? बिल्कुल गलत मुतालबा है मेरी नज़र में। अगर आप 2013 से ऑनवर्ड्स देखें कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के जो नोटिफिकेशंस हैं वो कब जारी किए जाते हैं, आपको ऑन एवरेज 2 से 3 हफ्ते उनकी रिटायरमेंट से पहले का वक्त मिलेगा। तो इसको तब्दील करने की क्या ज़रूरत है अब मुझे नहीं समझ आती। मेरा नहीं ख्याल ये अच्छी रवायत है कि आप 2-3 महीने पहले ही नोटिफिकेशन जो है वो इशू करते। ये इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा नहीं है, ये ना मौजूदा चीफ जस्टिस ना आने वाले चीफ जस्टिस के लिए अच्छा है। दूसरी बात ये कि एग्जाम्पल यही दिया जाता है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का नोटिफिकेशन 3 महीने पहले आ गया था। वो कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल मुख्तलिफ था। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को विद इन द जुडिशरी, विद इन द सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी निशाना बनाया जा रहा था। वो बहुत बड़े एक विक्टिम थे उस वक्त, तो शायद हुकूमत ने इसको नज़र में रखते हुए उनका नोटिफिकेशन पहले कर दिया हो। लेकिन अगर हम रेट्रोस्पेक्टिवली इसको असेस करें, क्या ये अच्छा कदम था, क्या इसको आपको नई रवायत
इसी के ऊपर सेट करनी चाहिए, मेरा नहीं ख्याल। अगर वो आपने एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को देख के कर भी दिया, उसको मजीद आपको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए मेरी नज़र में। तीसरी बात, अगर आपको लगता है कि इस नोटिफिकेशन के बाद जो स्पेकुलेशन हो रही है या जो रूमर्स फैलाए जा रहे हैं वो रुक जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल ये भी होगा। क्योंकि अलीना, मुझे ऑनेस्टली आप जहन चकराता है आपका सुन के कि किस किस तरह की बातें हो रही हैं जिनका कानूनी आईनी कोई जवाज ही नहीं है। लोग ये बात कर रहे हैं कि सीनियर मोस्ट की आम कानून साजी से डेफिनेशन बदल दी जाएगी। ये बात कर रहे हैं कि सीनियर मोस्ट जज का चीफ जस्टिस बनना तो आइन में नहीं है, वो अल जहाद जजमेंट से आया था, तो आप एक कानून साजी करके आम जजमेंट जो है वो बदल सकते हैं। और फिर ये भी बात हो रही है कि 63A की जो वजाहत अदालत ने की थी उसका रिव्यू पेंडिंग है, रिव्यू पे जल्दी फैसला आ जाएगा, उसको ओवरटर्न कर दिया जाएगा और फिर पीटीआई के लोगों से अमेंडमेंट पे वोट करवा लिया जाएगा। अब इस तरह की लाफेबल जब स्पेकुलेशन होगी, तो अगर हुकूमत नोटिफिकेशन जारी कर भी दे तो आप मजीद स्पेकुलेशन सोच सकती हैं कि अब बस वो हुकूमत वापस ले लेगी नोटिफिकेशन तो सिर्फ इसलिए आया क्योंकि बहुत ज्यादा बातें हो रही थी, उन्होंने उनको खामोश करना था, या वो जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट की रेफरेंस ले आएंगे, उन्हें निकाल देंगे या मजीद कुछ और कर देंगे। मतलब ये चीजों का कोई एंड नहीं है। तो देखने वाले जो ये रूमर्स, ये स्पेकुलेशन जो सोर्स बेस्ड होते हैं, उनको मेरा ख्याल है जायजा उनका लेना चाहिए, उनको असेस करना चाहिए कि आपने इनको बिलीव करना है या नहीं करना। अब अगर आप देखें हुकूमत ने, अगर आप पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के मैनिफेस्टोज देखें, कुछ ऐसी कानून साजी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जिन्होंने अपने मैनिफेस्टोज में भी लिखी हुई हैं कि उन्होंने करनी है। अब अगर ऐसा कुछ आता है, हम उसको केस टू केस बेसिस पे असेस कर सकते हैं कि ये अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है या नहीं है, ये क्या अदलिया को बेहतर करेगा, नहीं करेगा, क्या ये जो ये खौफ है कि ये हुकूमत कुछ जजेस के खिलाफ है, वो उनको उनकी पावर कम करने के लिए कर रही है, उसको भी तब हम असेस कर सकते हैं। ये जो नूर आलम साहब टेबल करने की ख्वाहिश रखते हैं कुछ बिल्स, अभी तो बहुत वेग है, हमें नहीं मालूम एग्जैक्टली वो किसके बारे में है, लेकिन जब वो बिल्स आएंगे तो उस पर असेसमेंट हो सकती है कि क्या वो अच्छे बिल्स भी हैं या नहीं। दूसरा, इस पे सवाल उठता है कि क्या हुकूमत के पास नंबर्स भी है या नहीं। ये सब चीजें हैं, जब हमारे सामने कुछ हकायक आएंगे, कोई बिल्स के ड्राफ्ट्स आएंगे, तो फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ना ही मेरा ख्याल है ये रवायत रही है कि आप जल्दी नोटिफिकेशन करें, ना ही मेरा ख्याल है ये इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा है कि कोई भी चीज़ आप कबल अज़ वक्त करें। तीसरा, मेरा ख्याल है उससे जो रूमर्स और स्पेकुलेशन है ये नहीं रुकेगी, ये कंटिन्यू रहेगी। और मुझे ये एक खदशा है कि अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह जब वो अपॉइंट भी हो जाएंगे, तो उसके बाद भी हम ये पोलराइजेशन, ये जो अटैक्स हैं, ये स्पेकुलेशन है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि हमारी जितनी पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है, उसमें जो जुडिशरी के पास आपको कुछ चीज़ों पे जाना होता है, तो उससे कुछ ना कुछ ये चलता रहेगा मेरी नज़र में। तो एज ऑडियंसेस मेरा ख्याल है वी हैव टू बी इंटेलिजेंट कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और कुछ ज़्यादा शवाहिद हम जो है वो देखें इंस्टेड ऑफ जस्ट माइंडलेसली बिलीविंग रूमर्स। अच्छा, और एक छोटी सी बात और, छोटी सी बात और, मेरा नहीं ख्याल ये सिर्फ पीटीआई के जो एफिलिएटेड लोग हैं वो ये रूमर्स फैला रहे हैं। ये दूसरी साइड जो है, जो एस्टैब्लिशमेंट से क्लोज लोग हैं, वो भी ये बातें करते हैं, क्योंकि वो ये तासुर देना चाहते हैं कि हर चीज एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, कि नंबर्स नहीं भी हैं पूरे हो जाएंगे, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि आप सोचें कि एनीथिंग इज पॉसिबल, उसको रेजिस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट चुटकी बजाएगी और जो उनकी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। तो ये भी एक मोटिव है जो दूसरी तरफ से इन्हीं रूमर्स को हवा दी जाती है। अच्छा, अब रीमा, एक आध मेरा आपसे सवाल था, लेकिन क्योंकि वक्त की कमी में चाहूँगी साफ़ी साहब को हम पहले सुन लें, फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। सलीम साफ़ी साहब, क्या ऑपोजिशन जो बार बार इस मामले के ऊपर तनकीद कर रही है, दुरुस्त कर रही है? कुछ है तो धुआं उठ रहा है? नहीं, दुरुस्त नहीं कर रही है, तनकीद गलत कर रही है, लेकिन कर रही है। और ये शोशा उन्होंने छोड़ा हुआ है कि जस्टिस फैज़ी साहब एक्सटेंशन लेना चाहते हैं और इसके ज़रिए वो उनको दबाव में लाना चाहते हैं कि वो अपने फैसलों के दौरान डिफेंसिव पे रहे। देखें, जहाँ तक हम उनकी शख्सियत को जानते हैं और उनकी माजी को जानते हैं,
तो हम पहले यकीन से ये बात कह सकते थे कि वो ऐसी शख्सियत के मालिक हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। तो दूसरी बात कि क्या हुकूमत उनको एक्सटेंशन दे सकती है या नहीं दे सकती है। अब जब ट्रूथ और मेजॉरिटी नहीं रही तो हुकूमत भी एक्सटेंशन नहीं दे सकती। अच्छा, हुकूमत ने वाशिकाब अल्फाज में कह दिया कि वो उनको एक्सटेंशन देने का इरादा नहीं रखती, और जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब ने भी कई फोरम पे कह दिया कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। तो उसके बाद तो ये चैप्टर बिल्कुल क्लोज हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों ने अब भी चाय की प्याली में तूफान इसलिए खड़ा किया है कि वो शायद जस्टिस साहब को या तो बदनाम करना चाहते हैं और दूसरा इस तरीके से उनको ज़ेर दबाव रखना चाहते हैं कि वो अपने फैसलों के दौरान ज़ेर दबाव रहे कि अगर उनकी तरफ से कोई गवर्नमेंट के हक़ में फ़ैसला आए तो लोग ये कहें कि जी वो तो एक्सटेंशन चाहते हैं। अच्छा रीमा, ये बताइएगा, आज़म नज़ीर तारड़ ने जब गुफ्तगू की तो उस दौरान उन्होंने कहा कि जजेस तैनाती वाली जो पार्लिमानी कमेटी है उसके अंदर ज़रूर कोई अगर उसकी हैयत तब्दील करनी हो या कोई चेंजेस लानी हो, इस्लाहात लानी हो तो वो कर सकते हैं। क्या अगर ऐसी कोई तरमीम या फिर अमेंडमेंट होती है या इस्लाह होती है तो वो असरअंदाज हो सकती है इस अपॉइंटमेंट के ऊपर? अलीना, पहली बात तो ये है कि जो आर्टिकल 175 है आइन का, वो जुडिशल कमीशन को ये इख्तियार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट करे, लेकिन ये जिक्र किया गया है कि सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो चीफ जस्टिस अपॉइंट होंगे। ये जुडिशल कमीशन का फैसला नहीं है, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि जब एक जज रिटायर हो जाएं 65 की एज पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो उनकी जगह ले लेते हैं। इसका जुडिशल कमीशन से कोई लेना देना नहीं है। प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जज एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस, ये आइन के अल्फाज हैं, तो ये तो नहीं होगा। दूसरी बात ये कि जुडिशल कमीशन में और चेंजेस हैं, वो आप देख लें, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों के मैनिफेस्टोज में भी है और बहुत से और लोग भी मुतालबा इसका करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी इस पे बात है कि जुडिशल कमीशन में कुछ चेंजेस शायद बेहतरी की तरफ हमें लेके जाएं, तो उसको आप वैसे ही प्रेमेच्योरली रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगेन कोई बिल सामने आएगा, आप उसको असेस कर सकते हैं कि ये बेहतर है या नहीं, अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है, लेकिन अगेन इसकी तब्दीली से या जुडिशल कमीशन की रूल्स की तब्दीली से आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट जो है उसको तब्दील नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ज़रूर दुरुस्त भी कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, ये जो अभी पीछे मामला चला था जिसमें मज़ीद जजेस को अपॉइंट किया गया है एड हॉक जजेस के तौर पर, अगर वो इंक्लूड हो जाते हैं तो फिर क्या उनका भी शुमार होगा सीनियर मोस्ट जजेस की कैटेगरी में या फिर नहीं? नहीं, उनका शुमार नहीं होगा सीनियर मोस्ट की कैटेगरी में। यानी अगर सरदार तारिक आते हैं तो वो सीनियर मोस्ट नहीं होंगे, मंसूर अली शाह ही रहेंगे? बिल्कुल नहीं जी, वो एड हॉक जजेस हैं, उनकी एक बिल्कुल मुख्तलिफ आइन का प्रोविजन है जो उन्हें गवर्न करता है। चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए बिल्कुल क्लियर है, जस्टिस मंसूर अली शाह ही सीनियर मोस्ट जज है। आप आम कानून साजी से सीनियर मोस्ट की डेफिनेशन भी नहीं तब्दील कर सकते। और चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट के बाद ऑटोमेटिक एक आइन का प्रोसेस है कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे। जो नोटिफिकेशन आए ना आए, वक्त पे आए पहले आए, ये उसको तब्दील नहीं कर सकता। नहीं, ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।